किया। मतलब आपने कई सारे चैनल्स पे काम किया, टीवी में काम किया, रेडियो में काम किया है, डॉक्यूमेंट्री बनाई है। कौन सा मीडियम आपको सबसे बेस्ट लगता है अपनी बात को कहने के लिए? On television, I did. So there was Khazana. Yes. So the other program was Sitara, just the magic of music. You were listening the audio audience, which is radio. TV is visual, which is very exciting. Stage. I've done a lot of work on stage. A lot of Indian music from Bollywood. इतने सारे आपने देश विदेश घूमा है, इतना पूरा वर्ल्ड घूमा है, तो कितना डिफरेंस है कल्चरल, कितना आप देखते हैं कि भारत का कल्चर और अलग दूसरे जो देश हैं उनके कल्चर? हर एक देश में इतनी खासियत है, तो डिफरेंसेस कम महसूस होते हैं। Hello and welcome to Veer Bharat podcast. Today we are honored to have with us a woman whose life itself feels like a beautiful cultural journey, beginning in India, traveling across continents and building bridges through art, media and humanity. Mrs. Anita Chandradat Singh, born in India, इंग्लैंड में वो पली बढ़ी और ट्रिनिडेड एंड टोबैगो में एक प्रतिष्ठित मीडिया आइकन के रूप में अपनी पहचान बनाने वाली प्रेरणादायक व्यक्तित्व। उन्होंने अपने टेलीविजन करियर की शुरुआत भारत में दूरदर्शन से की और बाद में टीवी, रेडियो, डॉक्यूमेंट्री और मंच प्रस्तुतियों के माध्यम से भारतीय संस्कृति को कैरेबियन देशों तक पहुंचाया। उनकी चर्चित 25 भागों की डॉक्यूमेंट्री सीरीज यात्रा द जर्नी ऑफ द इंडियन प्रेजेंस इन ट्रिनिडेड एंड टोबैगो इंडो ट्रिनिडेडियन समुदाय के 150 वर्षों के इतिहास, परंपराओं, संगीत, त्योहारों और सांस्कृतिक पहचान को बेहद संवेदनशीलता और खूबसूरती से प्रस्तुत करती है। हाल ही में इस डॉक्यूमेंट्री को 14वें ग्लोबल फेस्टिवल में जर्नलिज्म एंड AVGC नोएडा 2026 में अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन से सम्मानित भी किया गया है। साथ ही साथ फ्लोरिडा में सितारा और खजाना जैसे लोकप्रिय रेडियो शो इन्होंने होस्ट भी किए हैं। तो मिसेस अनीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कला के माध्यम से विविधता का उत्सव मनाया है, राइटर है, डायरेक्टर है, एंकर, वॉइस ओवर आर्टिस्ट, परफॉर्मर एंड विजनरी। हर जर्नी इज ट्रूली इंस्पायरिंग। तो हमारे साथ में आज है मिसेस अनीता चंद्रदत्त सिंह। बहुत बहुत वेलकम है मैम आपका। और आज मेरे साथ आकाश भी है। मैम आज आपको यहाँ पर नमस्ते मैम। नमस्ते मैम, आज आपको यहाँ पर देखकर और आपकी जो स्टोरी है वो जानकर, आपको सुनकर काफ़ी अच्छा लग रहा है। आपका मैम वीर भारत पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है मैम। धन्यवाद। क्या एक जर्नी रही है आज आपका जो पूरा अनुभव है। आप बॉर्न बॉटअप इंडिया में हुई हैं, बॉटअप आप शायद बाहर हुई हैं और बॉर्न आप इंडिया में हुई हैं, वो क्या कहानी है मैम? कमाल की कहानी, बड़ा लंबा सफ़र है। एक बात ये है कि सबकी ज़िंदगी बहुत ख़ास होती है, पर जगह जगह दुनिया में रास्ते खुलते हैं, कहाँ जा रहे हैं कुछ पता नहीं। फिर एक जैसे अब समय पे पहुंच गए हैं, सो आई कैन लुक बैक एंड रिफ्लेक्ट। जी, मैं इंडिया में पैदा हुई थी। पिताजी आर्मी मेडिकल कोर में थे, तो जगह जगह उनकी पोस्टिंग हुई। हम 5 बच्चे हैं, तो मेरा पैदाइश पुणे में था, मिलिट्री हॉस्पिटल। तो पिताजी आर्मी में थे, मम्मी भी डॉक्टर थी और कई जगह पोस्टिंग्स इंडिया में रही, पर विदेश भी गए। पिताजी इंडियन हाई कमीशन में मेडिकल एडवाइज़र थे टू द हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया। उस समय विजय लक्ष्मी पंडित थी, वो नेहरू जी की बहन थी, आपको याद है। फिर उनके बाद कृष्णा मेनन आए और वो बहुत महान ज्ञानी, फॉरेन सर्विस ऑफिसर, मतलब मिनिस्टर रहे। तो उन सालों में 6 साल हम लंदन में रहे। बड़ा इन्फ्लुएंशियल समय था, बच्चे थे। और एज क्या थी आपकी उस समय? उस समय मैं 8 की थी, फिर 12-13 की, वो 7 साल की थी।
फिर 6 साल बाद हम वापस आए, तो एक बात पिताजी ने एक नियम किया कि डाइनिंग टेबल पे हाँ, अंग्रेज़ी बोलो, खुशी से, इम्पोर्टेंट है, पर डाइनिंग टेबल पे हिंदी बोलनी है। तो इसलिए भाषा निभा के रखी। कभी हो सकता है कि मैं शब्द भूल जाऊँ, तो माफ़ कीजिएगा, तब मैं इंग्लिश में बात करूँगी, पर खुशी से हिंदी में बात करेंगे। बिल्कुल। अच्छा मैम, आपको देखकर लग रहा था कि आप शायद हिंदी नहीं जानते, लेकिन आपकी हिंदी तो बहुत ही अच्छी है। बहुत ही अच्छी। और इतने सारे आपने देश विदेश घूमा है, इतना पूरा वर्ल्ड घूमा है, तो कितना डिफरेंस है कल्चरल, कितना आप देखती हैं कि भारत का कल्चर और अलग दूसरे जो देश हैं उनके कल्चर, तो क्या चीज़ें हैं जो आप मिस करती हैं? हैरानगी की बात है कि हर एक देश में इतनी खासियत है, तो डिफरेंसेस कम महसूस होते हैं, इसलिए कि बहुत इंटरेस्ट है उस देश को जानने में। और देखिए कितनी खुशकिस्मत की बात है कि हम वहाँ रह सकते हैं, ये नहीं कि हम हॉलिडे के लिए जा रहे हैं, 1-2 हफ्तों के लिए, हम कई साल रहते हैं वहाँ। तो देश को समझना, लोगों को समझना, अप्रिशिएट करना, उनका रहन-सहन, खाना-पीना, उसमें शामिल होना, कितनी ख़ास बात है। तो इंडिया, आपका क्वेश्चन है मैं इंडिया को क्या मिस करती हूँ? हाँ, माता-पिता सबसे ज़्यादा, और दादा-दादी। हमारी फैमिली बहुत यूनाइटेड थी, जैसे जॉइंट फैमिली सिस्टम था। पिताजी मम्मी जहाँ भी बदली हुई उनके इंडिया में, तो दादा-दादी आके रहते थे 6 महीने, और फिर 6 महीने पहाड़ में जाते थे। वहाँ बड़ा सुंदर घर था डलहौज़ी में, तो उन महीनों में हमें पिताजी मम्मी ले जाते थे समर हॉलिडेज़ के लिए। तो सारा वक़्त हम एक साथ थे, तो बहुत उनसे सीखा, समझा, और उनका इन्फ्लुएंस हमारी ज़िंदगी में बहुत खुशकिस्मत का रहा। मैम, आपने जो जीवन जिया आपका, आपने कहा कि आपके और भाई-बहन भी हैं, जी, 5 बच्चे हैं। हाँ, 5 बच्चे थे आप लोग, तो वो लोग कहाँ पर हैं? वो लोग क्या कर रहे हैं अभी? वो कई देशों में है, जगह-जगह वो बसे हैं। बस एक बहन है जो मुंबई में रहती हैं, हाँ, और बाकी सब विदेश है। वो बाकी विदेश में क्या कर रहे हैं वो लोग अभी इस समय? कई तो उनके हस्बैंड के काम पे गए थे। मेरे भाई मैथ प्रोफेसर थे, बहुत विद्वान। He did a PhD in math. He became head of the math department at Irvine University, California State University. तो वो उनकी ज़िंदगी वहीं बाहर रही है, पर आते रहते थे इंडिया। जी। ओके मैम, योर डॉक्यूमेंट्री यात्रा यात्रा जिसमें आपने 150 सालों का इतिहास जो है उसे बताया है, तो थोड़ा उसके बारे में बताइए कि यात्रा जो डॉक्यूमेंट्री है उसमें किस तरह की चीज़ों को आपने बताया है, 150 सालों का जो कल्चर है उसे बताया है, तो थोड़ा हम लोगों को बताइए। ज़रूर। तो ट्रिनिडाद देश में इंडियन अराइवल डे एक नेशनल हॉलिडे है। ट्रिनिडाद टोबैगो बहुत अलग-अलग देशों के लोगों से बना है, जो उनके आदिवासी ओरिजिनल इन्हेबिटेंट्स थे। स्पेनियर्ड्स आए, क्रिस्टोफर कोलंबस, वो न्यू वर्ल्ड ढूंढ रहे थे, बल्कि वो इंडिया ढूंढ रहे थे। तो जब वो वेस्ट इंडीज़ में पहुँचे, क्योंकि अटलांटिक ओशन से उन्होंने क्रॉस किया और वहाँ देखा द्वीप हैं, उन्होंने सोचा वो इंडिया पहुँच गए हैं, तो इसीलिए हमारे सोचे लोगों, वहाँ के लोगों को कहते हैं इंडियंस। और किस किस्म के इंडियंस? वेस्ट इंडियंस। नेटिव अमेरिकन्स जो हैं उनको भी इंडियंस कहते थे, स्पेनियर्ड लोग, पर वो इंडिया पहुँचे नहीं। उनकी उम्मीद थी कि वो इंडिया, उन्होंने इंडिया समुद्र पार करके इंडिया देख रहे हैं, पर गलत थे। तो इंडिया कभी नहीं पहुँचे। इंडिया पूरे, अगर अटलांटिक ओशन से फिर पैसिफिक ओशन में जाके तब मिलता, तो वो गलत रास्ते निकल आए। तो जो वेस्ट इंडियंस हैं, बहुत देशों के लोग हैं,
क्योंकि स्पेनिश आए, उन्होंने काबुल कर लिया देश, फिर ब्रिटिश आए। हाँ, स्पेनिश के टाइम वो अफ्रीका से लोग लाए टू वर्क इन द प्लांटेशंस। स्लेवरी का समय था। स्लेवरी एक बहुत हार्मफुल, डिस्ट्रेसिंग फेज था इंडियन वर्ल्ड हिस्ट्री में। तो ये लोग बेचारे बहुत सफ़र किया उन्होंने, पर स्लेवरी वाज अबॉलिश्ड इन अमेरिका अंडर Abraham Lincoln, President Abraham Lincoln. So slavery, no slave wanted to be in the plantations. और इसलिए लाए गए थे to work in the sugarcane plantations of the colonies. The West Indies, वहाँ गन्ने के खेत हैं बहुत, तो एक किस्म का इनकम था colonial rulers के लिए। स्पेनिश पहले, फिर ब्रिटिश। तो ब्रिटिश ने लड़ाई की स्पेनिश के साथ, तो देश को ले लिया, ट्रिनिडाड टोबैगो। So Caribbean में आपके कई influences हैं. You have the Spanish Caribbean, you have the French Caribbean, जहाँ French लोग ने colonize किया. You have the English-speaking Caribbean ruled by the British, and there's the Dutch Caribbean as well. So the Caribbean is a fascinating part of the world because people were brought from different parts of the world and inhabit this region but live as one. तो इंडिया की कहानी ये है कि जब स्लेवरी अबॉलिश थी तो कोई था नहीं गन्ने के खेतों को चलाने के लिए। तो गन्नों के खेत से चीनी बनती थी और अंग्रेज़ चीनी में ट्रेड करते थे, एक कॉलोनी से दूसरी कॉलोनी में बेचते थे। तो उससे वो एम्पायर बहुत रिच हो गया। फिर उन्होंने देखा कि इंडिया में, तराई में, उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार, उड़ीसा एक बेल्ट है, शुगर केन बेल्ट, गन्ने के खेतों का बेल्ट, और वहाँ किसान लोग बहुत काबिल हैं। तो फिर उस रीजन से उन्होंने शुरू किया। पर कई बार पहले तो कहा कि आप वहाँ जाके बहुत अमीर हो गए। एक द्वीप है वहाँ, उसका नाम पहले तो सिर्फ ट्रिनिडाड था, बाद में टोबैगो जोड़ा गया है अंडर ब्रिटिश रूल। पर वहाँ आपको पैसा गोल्ड में मिलेगा, सोने के सिक्के मिलेंगे। सच नहीं था, पर ये भी था कि आप इंडिया में जो लोग अपने गांव में पैसा नहीं बनाते हैं तो शहर में जाके कोशिश करते हैं, कमाएंगे, घर भेजेंगे पैसा, कुछ तरक्की होगी। तो इसी तौर पे कहा गया कि आप जाओ वहाँ से पैसा भेज दो परिवारों के लिए। पर बात सही नहीं रही क्योंकि जो सिचुएशन था थोड़ा मुश्किल था। पहले तो कॉन्ट्रैक्ट था 5 सालों का, और कॉन्ट्रैक्ट बड़ी सबसे ज़रूरी बात यह है कि एग्रीमेंट था। उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिया, सब इंडियन किसान लोग अगर लिख सकते थे तो नाम लिखा, नहीं तो थंब प्रिंट दिया। उस समय के कॉन्ट्रैक्ट जो थे वो अभी भी म्यूजियम्स में हमें मिल सकते हैं, दिखने को? जी हैं। उसमें दिखता है साफ कि कॉन्ट्रैक्ट जो था वो फ्रॉड था। सही बात है, और वो इसमें बहुत रिसर्च किया गया है। ब्रिटिश म्यूज़ियम में कई कॉन्ट्रैक्ट्स पड़े हुए थे, तो वो हमारे ट्रिनिडाड देश के हिस्टोरियंस, रिसर्चर्स ने वहाँ डॉक्यूमेंट्स ढूंढे हैं। एज मैटर ऑफ फैक्ट, माय हस्बैंड्स ancestry was identified through a ship document. The name of the ship is there, the name of the ancestor is there, the name of the village, the name of the thana, the district. It's all documented, and then a signature or a thumbprint. So these documents are available, and then the Uttar Pradesh government has done a lot of work in compiling work and digitizing it. So we are very interested and want to find out what has really developed. During our last posting, my husband had a meeting at the department that was doing the research and trying to put together all this valuable information. क्योंकि कई लोग हैं ट्रिनिडाड देश में और दूसरी कॉलोनीज़ में जिनको कुछ याद नहीं, मतलब कुछ लिंक नहीं इंडिया के साथ, तो वो भी ढूंढ रहे हैं। कुछ शिप डॉक्यूमेंट मिलेगा, उसमें अग्रीमेंट है। तो पहले 5 साल का अग्रीमेंट था और लोग वापस आ सकते थे, पर उन्होंने सोचा कि ये किसान लोग तो बहुत काबिल हैं, बहुत मेहनती हैं, तो इनको फिर इंसेंटिव दिया
either you take a ship ride back to India, which was part of the agreement, or you stay and you own 5 acres of land. तो सोचो कितना अच्छा था, ज़्यादा तो ठहर गए और ज़मीन थी तो ज़मीन में खेती बाड़ी की। वहाँ सिर्फ शुगर केन नहीं है, वहाँ चावल के खेत होते थे, सब्जियाँ, तो वहाँ फार्म्स बहुत prolific थे, पर run by the Indian community of Trinidad and Tobago. तो बाकी जो थे, सोचिए, इंडिजिनस लोग थे, स्पेनिश आए, स्पेनिश अफ्रीकन लोग को लाए, स्लेवरी अबॉलिश हो गई, फिर उन्होंने कोशिश की पोर्चुगीज़ को लाने को, वो काबिल नहीं थे शुगर केन प्लांटेशंस में, फिर चाइना से कैंटन से लाए, वो भी खुश नहीं थे शुगर केन फील्ड्स में काम करने से, तो फिर सोचा कि इंडिया से लाते हैं, तो इंडियन जब लाए बहुत काबिल थे, तो ये देश तो आ गए, सब मिले जुले रहते थे, और फिर सीरियन लेबनीज़ लोग आए, वो आए ट्रेड के लिए, वो क्लॉथ ट्रेड में बहुत काबिल थे। तो देश में टोटल मल्टी एथनिसिटी है, बड़ा ख़ास देश है, जगह जगह के लोग पर एक भाषा बोलते हैं, वो इंग्लिश अपने स्टाइल से। जी मैम, अगर हम आपसे पूछें कि आप हिज एक्सीलेंस चंद्रदत्त सिंह सर से कैसे मिले आप, मतलब आपका सफ़र कुछ और था, सर का सफ़र कुछ और था, तो वो कब ऐसा दिन था कि कहाँ पर आपकी पहली बार मुलाकात हुई, क्या एक स्टोरी है, क्या आपको कुछ इमोशनल टच लगा कि सर के साथ जो हुआ है, जो एंसेस्टर के साथ हुआ है, वो कहीं ना कहीं इमोशनली टच था उसके अंदर? जी देखिए, हाँ, फैसिनेटिंग स्टोरी। मेरे हस्बैंड ट्रिनिडाड में स्कूल टीचर थे, उन्हें स्कॉलरशिप मिला इंडिया आने के लिए, कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप, तो यहाँ इन्होंने हिस्ट्री ऑनर्स की दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और उसी समय मेरे ख्याल में लास्ट 3 months before he was ready to graduate is when this magic happened. I was working for Doordarshan. I anchored a program called the Youth Forum, which was English language, but presented to the youth of India. And you remember, these were the beginning years of black and white television, Doordarshan. And I was very delighted. My producer said to me that Delhi has so many diplomatic missions. Why not talk to the cultural officer from the different embassies to learn about the cultures of these countries and share it with the youth of India? What a wonderful idea. So I did. I interviewed several countries till we reached Trinidad and Tobago. High Commissioner ने कहा, हमारे कल्चरल ऑफिसर नहीं हैं, पर यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट है, वो बहुत काबिल हैं. Not only will he be able to touch on the multi-ethnicity of his country, the history, the culture, but he has a group of musicians he has created to showcase the music, song and dance of Trinidad and Tobago. Trinidad and Tobago ने एक बड़ा खास इंस्ट्रूमेंट दुनिया को दिया है, वो वहीं पैदा हुआ है पेट्रोलियम इंडस्ट्री से, क्योंकि बहुत खुशकिस्मत थी ट्रिनिडाद कि वहाँ पेट्रोल मिल गया, उसको ब्लैक गोल्ड कहते थे, तो वहाँ बैरल्स थे जो जिसमें तंदूर होता है, उसी किस्म के बैरल्स, वो पेट्रोल के बैरल्स थे. अफ्रीकन लोग जिनको बहुत मुश्किल की ज़िंदगी शुरुआत में बिताई, क्योंकि स्लेवरी बहुत हार्श एक्सपीरियंस थी, और आहिस्ते आहिस्ते उन्होंने सोचा कि अपना कुछ, जैसे अंग्रेज़ उनको बिल्कुल मना करते थे, रात को कोई आवाज़ नहीं आएगी, ये जंगल में जाके किसी चीज़ पे नॉक करते थे, जो भी चीज़ बचा सकते थे, कुछ इन्वेंशन करनी थी, तो ये जो इंस्ट्रूमेंट बना है ये उनसे बना है. पेट्रोलियम बैरल को लेके नीचे का हिस्सा इतना चौड़ा गोल काट के आग जला के उसको पलटा के आग की गरमाइश से वो फूल जाता है, फिर उसको पलट के देखते हैं और वो एक बोल बन गया. पर ये सब मेटल है, तो साइड्स हैं ठीक, बीच में बोल, उसमें हैमर और कील लेके, हथौड़ी और कील, उसमें नोट्स टिक टिक टक 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 टक
करके नोट्स बनाते हैं, फिर उसको सामने और पीछे से मारते हैं ताकि डिफरेंट थिकनेसेस हो गए। तो जैसे हमारे स्केल्स है म्यूज़िक में, सा रे गा मा पा धा नी सा, एक स्केल और फिर दूसरा स्केल, तो टोटल म्यूज़िकल है। पर आप सोचे हैरान होंगे कि मेटल को कुछ हाथ से भी लगाओ तो तंग होता है, ये म्यूज़िक कहाँ से आता है? तो मैजिकल इंस्ट्रूमेंट है, और ये अफ्रीकन लोग ने अपने मन से, अपनी मेहनत से बनाया है, और ये है हमारा नेशनल इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रिनिडाड एंड टोबैगो। तो मेरे हस्बैंड के पास एक था, तो वो दूरदर्शन पे इन्होंने बजाया, और मेरे ख्याल में सबसे पहले हैं जिन्होंने इंडिया में ये इंस्ट्रूमेंट देश के लिए बजाया। वाह। तो साथ इनके साथ ही थे कई स्टूडेंट्स, तो म्यूज़िक बैंड था, गिटार, ड्रमर्स, और गाते थे द फोक सॉन्ग्स ऑफ द कैरिबियन, और डांसर्स भी थे। वहाँ का डांस है लिम्बो, आपने देखा, एक तो है डांस तो पूरे फ्लो पे डांस करके, पर लिम्बो है जब एक तार या रस्सी हो या लकड़ी हो और उसको पीछे से बेंड करके नीचे से जाते हैं, नाचते नाचते to the rhythm of the drums. So fascinating, and I'm sure the youth of India were amazed to know that right here in Delhi there is a group that can do this. So that is where we met, and he spoke about his country. When I asked him about the multi-ethnicity, he said 43% of Trinidad and Tobago's population is of Indian descent, the largest number. 48% or so, 41% is of African descent. And the remainder are Spanish, Portuguese, Chinese, Syrian, Lebanese, British, French, and we all live together beautifully. ओके, तो आपको हिंदी बहुत अच्छी आती है, हम कह सकते हैं। सर को आपने कितनी हिंदी सिखाई है, कितना सीख पाए हैं? बात ये है, ट्रिनिडाड में उन्होंने हिंदी थोड़ी सीखी थी, तो इंडिया आके थोड़ा प्रैक्टिस ज़रूर मौका मिला उन्हें प्रैक्टिस करने को, पर 3 साल बाद वो प्रेसिडेंट बन गए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हॉस्टल के, तो वहाँ चौकीदार थे, उनसे कुछ बात करानी हो, बताना हो, कोई गेस्ट आ रहे हैं, ये करना वो करना, तो बड़ी मुश्किल से उन्होंने कोशिश की। तो अब जब हम उनसे मिले, उन्होंने कहा आई स्पीक चौकीदार हिंदी क्योंकि उन्हीं से बातचीत हो रही थी। पर बात ये है कि ये गज़ल गाते हैं, भजन गाते हैं, फिल्म गीत गाते हैं, पर हिंदी वाले? हिंदी में। तो कमाल की बात है, और अच्छी तरह, अगर इधर उधर प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा नुक्स हो वो मैं करेक्ट कर सकती हूँ पर बहुत काबिल हैं। और ये बात मैंने आपको नहीं बताई, तो टेलीविज़न सेट पे हम मिले और मैंने इनसे पूछा, आपका नाम है चंद्रदत्त सिंह, ये तो इंडियन नाम है, आर देयर मोर लाइक यू इन योर कंट्री? तब इन्होंने बताया 43% इज़ ऑफ इंडियन डिसेंट। कमाल की बात, और इंडिया में ये मालूम नहीं था। राइट। तो जब 150th एनिवर्सरी आई और ईस्ट टीवी प्रोडक्शन हाउस ने मुझे कहा आप कुछ सोचिए इसको कमेमोरेट करने के लिए, तो हम दोनों ने बातचीत की और ये कॉन्सेप्ट आया कि ये एक बड़ा लंबा सफ़र रहा है। तो 5-minute segments every day before the news, 7 o'clock news, touching on all the aspects of the Indian presence, meaning the history, why did they come, what made them leave the motherland, the journey at sea, 3 months, उस ज़माने में, from India down the Cape of Good Hope, Africa coast, up the Atlantic to the island. So it was a very difficult journey. Many died at sea. And there was no opportunity to bury or to burn, which is a tradition. So they arrived on an island called Nelson Island, outside of Trinidad. उस ज़माने में tuberculosis बहुत हो रहा था. So it was a screening area for quarantine. उनको वहाँ रखा,
थोड़े महीनों के लिए, फिर जब जो ठीक थे उनको ले गए मेनलैंड पे, जहाँ उन्होंने खेत बनाए और फिर खेत का पालन किया। मतलब आपने कई सारे चैनल्स में काम किया, टीवी में काम किया, रेडियो में काम किया है, डॉक्यूमेंट्री बनाई है। कौन सा मीडियम आपको सबसे बेस्ट लगता है अपनी बात को कहने के लिए? और इंडिया में तो इनफैक्ट मैम ने तब से काम किया जब ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, Yes. कलर टीवी हो रही थी। Right. जब मैं तो कहूँगा इनफैक्ट टीवी इंडिया में आने स्टार्ट हुई, कुछ कुछ घरों में टीवियाँ होती होंगी उसमें, तो तब से आपने मैम, जब मीडिया का इंडिया में जब से Yeah. ओरिजिन स्टार्ट है तब से करा है। Yeah. आपके अकॉर्डिंग कौन सा? कौन सा इम्पैक्टफुल मीडियम है? I find everyone is, because you're reaching different audiences. Wow. You are listening the audio audience, which is radio. TV is visual, which is very exciting. Stage. I've done a lot of work on Stage. stage productions. Again, with the Prime Minister of Trinidad and Tobago as the chief guest in India for the Republic Day Parade. I had a concept to bring a stage come video production, stage and video this time. The video would show the visuals of the background of each ethnic group. The show was called The Rainbow That is Trinidad and Tobago. The same story that I've just told you about the origin, the original people, the Spanish, the Africans, the whole saga, but each one has their own dance form or music form or rhythm form. So the showcase is to present the whole variety of ethnicities of the country. So that was very exciting. And then you reach a seated audience. So you have a listening audience, a visual audience, a seated audience. But it is always to educate and to share something unique. On radio, I did, interestingly, 2 programs in Miami, Florida. One was called Khazana, The Treasures of Indian Music. Yes, it was all about India, because the people of Trinidad have a love, the Indo-Trinidadians, a love of Indian music from Bollywood. And Bollywood films have been shown there since the very early years. So they were influenced by the music, the song, the dance. The girls loved to dance Bollywood style. So this program highlighted, but I was able to explain the meaning of the songs. Whereas the language, they can imitate the language because they didn't have a chance to learn, but to know the meaning. And then on television I did, so there was Khazana. So the other program was Sitara, just the magic of music, like a shining star. But it was all to share with the people of Trinidad and Tobago. And in Florida, there are people from all the Caribbean islands, plus people from India, Bangladesh, people who have a love of the culture. So it was a chance to share. So I don't think there is any one medium that I prefer. I just enjoy the whole process of communicating through the arts. So similarly, I paint in watercolors, again, to capture historical moments, emotions. A lot of my work depicts the multi-ethnicity of Trinidad and Tobago abroad, because we are representing this country of so much diversity. So our home must showcase the cultural essence of Trinidad and Tobago. So my husband will play the instruments and I will paint, and we represent. Yes. Ma'am, when was the last time you went to London? To London? A few years ago, whenever we are flying, my husband was posted in China, in India, so whenever we were flying back, we would stop and have an overnight stay. आज अभी 3-4 साल पहले का लंदन और उस समय के लंदन में कितना डिफरेंस है? क्या चीज़ें हैं जो आपके बचपन में थी और अब वो चीज़ें चेंजेस हो गई हैं? इंडिया में वो क्या चीज़ें हैं जो उस समय थी और आज आप चेंजेस देखते हैं? क्या-क्या बदलाव आपने देखा इंडिया के अंदर या फिर लंदन के अंदर मैम आपने? लंदन में मैंने ज़्यादा चेंज नहीं देखा, क्योंकि बस ओवरनाइट स्टेज रहे हैं, और मे बी 2 days. पर मैंने सुना बहुत कुछ बदल गया है. There's a lot of racial tension. That things are not looking good, which is very sad, because it was a happy place for a child to grow up. So I haven't seen it physically myself, but I've heard things are very troubled in London from a
ethnic, racial point of view. Also very expensive because the pound's not easy to cope with. So people's earning capacity, that's stress also. So people are a little stressed from what I hear. India, on the other hand, is a booming. It is truly a Viksit Bharat. The changes you're seeing where the poor are being empowered, that was a part of the society that was neglected for a long time. You know, our faith in karma is such a powerful source of strength. जहाँ भी पैदा हो कर्म निभाना होगा. क्या बात है. सोचिए, ये इस देश की बहुत खासियत है और ताकत है कि जो भी जिंदगी देती है उसको स्वीकार करना है, निभाना है और चलते जाना है. It is, and I think that is what allowed Indians to just stay poor and humble, but to give them opportunities to grow through banking, through cell phones, through help from the government, to empower them, their children to be educated. ये एक बदलता हुआ देश देख रहे हैं, बहुत खुशी से. शुक्र है, मैं तो कहती हूँ शुक्र है. बिल्कुल. एक लास्ट सवाल ये है कि आप भोपाल आए, सदा नीरा जैसा जो इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है यहाँ पर, पानी को बचाने की बात कर रहे हैं, बहुत सारे अलग अलग वक्ता हम लोग मिल रहे हैं. सदा नीरा को लेकर आपका क्या थॉट है, और हमारा जो भोपाल है वो कैसा लगा आपको, उस पर क्या कहेंगे? सदा नीरा बहुत ही ज़रूरी प्रोजेक्ट है. Climate warming, wars, chemical waste, chemical introduction into the landfill, it is all very disturbing. To say there is no problem is the biggest problem. Water is the sustainer of life. The plant world, the animal world, birds, humanity, even construction. You cannot construct without water. While we are depleting the natural resources, taking from Mother Earth in order to build high-rise cities, it's man's ingenuity, man's incredible genius, yes, but at what cost? And the wars that are going on right now in so many parts of the world are sending a toxic waste up into the atmosphere. Where is it going to go? It'll either go in the soil, or it'll be locked in our atmosphere, or it'll go higher up into the clouds, which will then bring the rain, which is a sustainer, but toxic rain. So the whole cycle is very frightening. And what you are doing here, Sada Neer, sounds incredible. Sada, forever, water. So will we have water forever is the big question mark. And to sustain life on Earth, to allow our planet to be the blue planet, it is water that made us the blue planet. When you look at Earth from outer space, it is the water. You know, that's very interesting that Krishna is the same color, blue. Yeah. So Krishna is universe, the whole expanse, and the water, and a sustainer, the source of inspiration. Water is equally that for us as humans, for life, to be sustained. And I just pray that the powers that be, people in authority, have the sense to halt all the damaging factors that are creating the problems in the world, because it's in their hands. They're the ones to control it. The scientists can only advise and say, this is harmful. But there are some leaders who are saying, there is no such thing as global warming. There is no such thing as, waste
management that is not being properly managed. So it is a frightening time we are going through, and we pray that good sense prevails, that people work out of conscience, because to save the human race, to save the planet, to save all of this life that is a gift, we have to be responsible. And thank you for doing what you're doing, because you are now propagating the good word. And your viewers will feel the need to be responsible as well. मैम, हम तो कहेंगे कि सबसे ज़्यादा इंस्पायरिंग और सबसे ज़्यादा मोटिवेटिंग और सबसे शानदार पॉडकास्ट अभी तक का जो हम लोगों ने किया है वो यही था। बिल्कुल। मैम, आपसे ये कहानियाँ सुनकर बहुत मज़ा आया, बहुत सारी चीज़ें आपसे सीखने को हमें मिली हैं। मैम, हम वीर भारत न्यास और वीर भारत पॉडकास्ट के ज़रिए हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हम संस्कृति और हमारा जो सभ्यताएं हैं उनको यूथ से रिलेट करें। आज का यूथ जो जेनजी यूथ है मैम, वो किस तरफ जा रहा है, दुनिया किस तरफ जा रही है, आपने भी उसके बारे में हमें बताया। इसीलिए वीर भारत न्यास और वीर भारत पॉडकास्ट अपनी संस्कृति सभ्यताओं को जोड़े रखने के लिए, उन्हें आगे की जनरेशन तक बताने के लिए हम अक्सर प्रयास करते रहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में और सचिव जो सेक्रेटरीट है हमारे सर, चेयरमैन सर हैं, वो मुख्यमंत्री सर हैं, और वीर भारत न्यास के सचिव सर जो हैं श्याम तिवारी सर, उनके नेतृत्व में सब कुछ काम चलता है मैम। और एक चीज़ और आप देखिए कि जो स्टोरीज आपकी हैं, आपने कैसे विदेश में रहकर भी पूरी संस्कृति को संजोए रखा, बचाए रखा, और आज भी उसे जीवित रख रही हैं आप। आपके पेरेंट्स भी आर्मी में थे और 5 भाई बहनों का परिवार आपने बताया, और चंद्रदत्त सिंह सर, हिज एक्सीलेंस, उनके बारे में भी, उनकी स्टोरी सुनकर भी काफ़ी मज़ा आया। मैम, आपका समय देने के लिए, आपका महत्वपूर्ण समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीर भारत पॉडकास्ट आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता है। और मैं एक बात कहूँ जाने से पहले कि आप भी जेनजी हैं और आप लोग इसको आगे ले जा रहे हैं आउट ऑफ अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आप हो वीर, वीर भारत के वीर। थैंक यू मैम, Thank थैंक you यू so मैम। much.